बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एमके प्रिपरेशन ने स्टार्ट की हुई है फिज़िक्स की एक नई लेक्चर सीरीज़, और उसी सीरीज़ का आज एक नया लेक्चर आपके सामने हाजिर है। आज हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन होती है जिसमें बॉडी के अंदर किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो। तो इसको हम सम अप कर लें तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बॉडी के अंदर कोई चेंजेस ना आ रहे हो, या वो यूनिफॉर्म मोशन हो या वो रेस्ट की हालत में हो, तो ऐसी कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। एज यू कैन सी दीज एथलीट्स, जो एक्रोबेट्स, जो एक बड़े फैसिनेटिंग सीन है इक्विलिब्रियम का, जिसमें वो खड़े हैं। अब इनके अंदर किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। इस सूरत हाल को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में होता है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है, उसके अंदर किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रहा होता, तो उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बुक है जो एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। एज यू कैन सी इट्स वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड। जो इसके बुक का वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और उसके नतीजे में उसका जो रिएक्शन है उसके तौर पर एक नॉर्मल फोर्स जो है उसके अगेंस्ट ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। अब इसको सिंपल समझने के लिए अब ये समझिए, जैसे मेरे ये दोनों हैंड है, मेरा राइट और लेफ्ट हैंड अगर एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो अगर मेरा राइट हैंड ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये इस तरफ को मूव करेगा, अगर मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा फोर्स लगाएगा तो ये इस तरफ को मूव करेगा। बट अगर मेरे दोनों हैंड मूव नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह होगा कि मेरा राइट और लेफ्ट हैंड बराबर फोर्स लगा रहे हैं, इन पर नेट फोर्स जो वो जीरो है। दैट इज वाई ये किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं कर रहे। तो मतलब ये कि इनकी जो नेट फोर्स है वो जीरो है। अब इस तरह अगर ये बुक ऊपर या नीचे मूव नहीं कर रही तो दैट मीन कि इनकी जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू जीरो है, मतलब उनका जो डिफरेंस है वो जीरो है। इसलिए हम इसको लिखते हैं एफ एन माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। डब्ल्यू जो वेट है उसको उस तरफ ले जाए तो यहां पर आ जाता है कि रिएक्शन फोर्स और जो वेट है वो आपस में इक्वल है, और इसलिए ये जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इसी तरह अगर हम बात करें किसी बल्ब को या पैराट्रूपर जो है, ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो, बॉडी के अंदर अगर मोशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो, उसकी स्टेट में तब्दीली ना आए। अब दो कंडीशंस हैं किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन इज कि बॉडी इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अगर इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर सम ऑफ ऑल, यानी जितनी उस पर फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी जीरो हो। वेक्टर सम मतलब मैग्नीट्यूड भी उनका जीरो हो और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट करें हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्सेस F1, F2, F3 एंड अप टू सो ऑन लग रही हैं, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है कि अगर उन सारी फोर्सेस को हम सम अप करें दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और उसको हम सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अब जो बात हो रही थी कि वेक्टर सम की, तो वेक्टर सम मीन कि उसके तमाम x कंपोनेंट भी जीरो हो और तमाम y कंपोनेंट भी जीरो हो। तो सम ऑफ द ऑल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग x एक्सिस शुड बी जीरो एंड द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस शुड आल्सो बी जीरो। मतलब ये कि वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। उसके x और y तमाम कंपोनेंट्स का जो सम है वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। अब सेकंड कंडीशन को समझने के लिए आप यहां पर देखें। अब यहां पर भी फोर्सेस का रिजल्टेंट तो जीरो बन रहा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो ये फोर्सेस का सम तो जीरो है, बट फिर भी इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो दैट्स व्हाई सेकंड जो कंडीशन है वो स्टेप्ड इन। और सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम की क्या कहती है कि जो वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि एक बॉडी के ऊपर जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब वो चाहे एक्स डायरेक्शन में हो चाहे वाई डायरेक्शन में हो, उन सब का जो सम है वो क्या होना चाहिए? जीरो।
तो हमारे पास दो कंडीशन आ जाती हैं इक्विलिब्रियम की कि टोटल जो फोर्सेस हैं उनका सम भी जीरो होना चाहिए और जितने टॉर्क्स हैं उनका सम भी जीरो होना चाहिए, तब हम किसी बॉडी को कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये स्टेप्स हैं, ये मेजर्स हैं जो लेकर आप किसी ऑब्जेक्ट को जो स्टेबिलिटी की तरफ या इक्विलिब्रियम की तरफ ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू विच are to be applied, each object should be treated separately। आप जिस जिस ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब 4.8 हमारे पास क्या था टोटल फोर्स 0, 4.9 क्या था टोटल टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो पहले तो आप ऑब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आप ये अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करें, ड्रा डायग्राम टू शो द ऑब्जेक्ट एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। तो आप एक डायग्राम बनाएं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा हो और साथ में आप फोर्सेस को भी मेंशन करें। ओनली द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड। सिर्फ उन फोर्सेस को आप मेंशन करें जो उस पर एक्ट कर रही हैं। द फोर्सेस which the object exerted on their environment should not be included। environmental जो forces हैं आप उसको include नहीं करेंगे। choose a set of x y axis such that as many forces as possible lie directly along x axis or y axis, it will be minimize the number of the forces to be resolved into components। तो अब क्या करें, अब सारी की सारी forces को एक जो x और y एक्सिस बनाएं और सारी फोर्सेस उसके अंदर ड्रॉ कर दें ताकि आप उसको रिजॉल्व करके उनके x और y कंपोनेंट्स को बराबर कर सकें। फिर सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर दें और उनके x और y कंपोनेंट्स के अंदर वो सारियों को रिजॉल्व करके उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लें। फिर fx और fy की कंडीशन लगा के उनको जीरो करें, फिर टोटल टार्क की कंडीशन लगा के उसको जीरो करें। इस तरह आप जो है वो किसी भी कंडीशन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कंडीशंस लगाकर आप उसको जीरो कर सकते हैं। लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल। इसमें क्या कह रहा है, अ पिक्चर इज सस्पेंडेड बाय मींस ऑफ टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर है जो दो स्ट्रिंग्स के जरिए जो वो लटकाई गई है। द वेट ऑफ द पिक्चर इज 5 न्यूटन। अब इसका जो वेट है पिक्चर का वो ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज 5 न्यूटन एंड एक्टिंग इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। फाइंड द टेंशन T1 एंड T2 इन टू स्ट्रिंग्स। ये जो दो रस्सियां यहां पर लटकाई हुई हैं उनके बारे में वो कह रहा है बताएं कि इनमें ये जो टेंशन है T1 और T2 वो कितनी होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर ये देखें कि हमारे पास T1 भी ऊपर की तरफ है, T2 भी ऊपर की तरफ है, तो हम इन दोनों को सम अप कर देते हैं टोटल अपवर्ड फोर्स के तौर पर T1 एंड T2। टोटल वेट उसने बता दिया 5 न्यूटन है और जो टेंशन है वो स्ट्रिंग की वो हम निकालना चाह रहे हैं T1 एंड T2। तो अब चूंकि हमें पता है कि टोटल फोर्स Fx मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड Fy इज आल्सो इक्वल टू 0। तो अब इस कंडीशन में ये फ्रेम अपनी जगह पे रुका हुआ है। जैसे मैंने आगे बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में दैट मीन उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस क्या है, जीरो है। अब जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, इसलिए तो ये फ्रेम अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो अब नीचे की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, सिर्फ उसका वेट है, और ऊपर की तरफ कौन सी लग रही है, T1 एंड T2। अब चूंकि फ्रेम मूव नहीं कर रहा तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, जीरो। तो इसलिए T1 प्लस T2 माइनस W इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद फर्दर आगे मूव करते हैं। दूसरी कंडीशन है जी टोटल टार्क 0। अब चूंकि फ्रेम किसी भी तरफ रोटेट नहीं कर रहा तो इसलिए T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये मोमेंट आर्म, ये सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां से हम टॉर्क बना सकते हैं जैसे T1 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर, T2 मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह दो जो टॉर्क्स बनते हैं वो यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये लगा के उसने जीरो किया हुआ है। आप इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास T1 और T2 जो है वो दोनों आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हैं। पहली स्टेट की बात करें, इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, वो कह रहा है अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या आप ऐसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन जहां पे अगर आप उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करें तो वो थोड़ी देर के बाद वापस अपनी असली हालत में आ जाए, उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे आप देखिए ये कौन है, ये कौन अपनी इस पोजीशन पर पड़ी हुई है, अगर आप इसको स्लाइड टिल्ट करके छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। इस तरह की कंडीशन को, इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह की हालत में हो कि जब उस पर फोर्स लगाई जाए तो वो अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से
दूर मूव करते हैं। जैसे इस हालत में जब हम इस कोन को मूव करवाएंगे तो ये कोन अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और ज्यादा मूव हो जाएगी। इस तरह की कंडीशन को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। A body is said to be in state of unstable equilibrium if after a slight tilt it tend to move on further away from its original position। ये away original position से दूर चली जाए, इसको हम unstable equilibrium कहते हैं। लास्ट में है जी हमारे पास natural equilibrium। natural equilibrium में क्या कहता है? A body is in natural equilibrium if it come to rest in its new position after disturbance without any change in its center of mass। कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाएं तो वो किसी नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाए, किसी नई पोजीशन पर जाकर इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे ये कोन है या बॉल है, अगर हम इसको मूव करवाते हैं तो ये एक नई पोजीशन पर जाकर रुकेगा और एक नई पोजीशन पर चला जाएगा, एक नई पोजीशन पर जाकर इक्विलिब्रियम पर ठहर जाएगा। इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इंप्रूवमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी। आप किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जैसा कि फार्मूला रेसिंग कार होती है या हाई ऑब्जेक्ट्स जैसे कि डबल डेकर बस होती है, तो उसको उसकी स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए जो डिजाइनर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस ऑब्जेक्ट का, उसको एज लोएस्ट एज पॉसिबल रखा जाए। जितना किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट होगा, नियर टू ग्राउंड होगा, उतनी ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होगी। उसके बाद जो स्टेबिलिटी है रियल लाइफ के अंदर उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे खिलौने हैं बहुत सारे जो बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा जो रेसिंग कार्स, जैसा मैंने आपको बताया कि रेसिंग कार्स को जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो रख के उसको स्टेबल किया जाता है। जो डबल डेकर बसेज होती हैं उनकी हाइट चूंकि ज़्यादा होती है, उसको स्टेबल करने के लिए उनका भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट रखा जाता है ताकि उनके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो प्रोड्यूस हो जाए। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन। यहाँ पे एक बस चंक हल्का सा आपको टच है, बाकी इसकी डिटेल्स जो आगे हमारी फर्दर जो बुक्स है उसके अंदर बहुत डिटेल से जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसकी डिटेल्स वहाँ पर मौजूद है, उनकी कैलकुलेशंस भी हैं। तो जो काउंटर पार्ट्स हैं हमारे वेलोसिटी के, वो उसके अगेंस्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जो काउंटर पार्ट है रोटेशनल मोशन के लिए वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। फोर्स के लिए जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स है, और मोमेंटम के लिए इस्तेमाल होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। तो ये उसके काउंटर पार्ट्स है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम ये टर्मिनोलॉजी एसोसिएट हैं फॉर द ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन। बट फॉर द सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ फोर्स और एंगुलर मोमेंटम, ये वो क्वांटिटीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन को। तो इसको हम डिटेल से जो हमारी फर्दर बुक्स हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे, इनकी कैलकुलेशंस भी जो है वो करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जी मोशन इन सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है तो उसकी हर एक पॉइंट पर सर्कल के अंदर फोर्स की डायरेक्शन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक सेंटर ऑफ सर्कल है, ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब एट दिस पॉइंट उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। इस पे कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। दैट मींस कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स चाहिए जो उसको सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ बांध कर रखे। तो उसी फोर्स की जो तलाश है वो जाके खत्म होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स असल में वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर बांध के रखती है जब वो सर्कल में मूव कर रहा हो। ये वो फोर्स है जो सर्कुलर मोशन वाले ऑब्जेक्ट को के जो पाथ को बेंड कर देती है ताकि वो सर्कुलर मोशन में मूव करता रहे। इस फोर्स का फॉर्मूला जो है वो Fc = mv²/r है। m यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी है, और r जो है वो रेडियस है उस सर्कुलर पाथ का जिसमें वो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आपके पास 150 ग्राम का कोई स्टोन है, उसको आप स्ट्रिंग के साथ बांध के सर्कल में रोटेट करवाते विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, स्ट्रिंग की लेंथ 1.2 मीटर है, तो कह रहे हैं सेंटीमीटर फोर्स को कैलकुलेट करें। अब चूंकि मास हमें गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। अब आगे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो सेंटीमीटर फोर्स है
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक्चुअली कोई फोर्स ही नहीं है, ये पहले से मौजूद फोर्सेस को हम उसका नाम देते हैं। ये एक बड़ी आपको हैरानी होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी तक उसका फार्मूला पढ़े, डेफिनेशन पढ़े, तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि वो कोई फोर्स ही नहीं है, तो ये ऐसे ही है, इसकी फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली जो पहले से मौजूद फोर्सेस हैं जो उसको बांधती हैं सर्कल के साथ, हम उनको ही सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रॉकेट की बात करें, इस रॉकेट को जमीन की ग्रेविटी ने बांधा हुआ, इसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सैटेलाइट जो है वो जमीन के गिर्द रोटेट करता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम असल में सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जो उसको रोटेट करवा रही है। इससे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स है उसने इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ है सर्कल के अंदर मूव करने के लिए, तो वो जो न्यूक्लियर फोर्स है हम उसको ही डिक्लेयर करते हैं कि वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस तरह से जो पहले से अवेलेबल फोर्सेज है एक्चुअली वही एक्ट करती हैं एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आप ड्रायर में कोई कपड़े खुश करते हैं तो पानी के छींटे जो बाहर की तरफ उड़ जाते हैं, क्रीम सेपरेटर में जो सेंट्रीपिटल फोर्स इस्तेमाल होती है, तो ये सारी की सारी अवेलेबल फोर्सेस को ही हम डिक्लेयर करते हैं जो उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाने पर मजबूर करते हैं। सो आगे हमारे पास कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन इज a particle is simultaneously acted upon by two forces of 4 and 3 न्यूटन्स, the net force on the particle is। अब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, हम फोर्सेस का रिजल्टेंट लेना चाह रहे हैं। हमें पता है कि अब यहाँ में मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया था फोर्स का, वो दैट इज F इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई अंडर रूट और स्क्वायर्स। तो हमारे पास चूंकि 4 और 3 है तो 16 और 12 25 और 25 का अंडर रूट 5, तो राइट आंसर विल बी द 5. A force F is making an angle of 60 with x axis, its y component is equal to, अब Fy जो हमने निकाला था that is equal to F cos theta, तो हमारे पास राइट आंसर विल बी F cos 60. मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, जो मोमेंट ऑफ फोर्स है हम टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं. इफ F1 F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड टॉर्क इज produced in it, the body will be completely in equilibrium. तो complete equilibrium में होने के लिए हमने दो ही शर्तें पढ़ी थी कि total force और total torque must be equal to 0, तो तब हम किसी ऑब्जेक्ट को equilibrium में होने का कह सकते हैं. Next, a shopkeeper sell his article by a balance having unequal arms of the pan. If he puts the weight in the pan having shorter arm then the customer is. अब ये है हमारे पास एक जो हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पढ़ा था उसका कानून. अब कह रहे हैं कि उसका जो अनइवन बैलेंस है वो जो सामान है वो इधर रख रहा है और वेट रख रहा है इस डायरेक्शन में जो शॉर्टर लेंथ है, तो ऑब्वियसली इसका फायदा जो है वो कस्टमर को होगा, तो कस्टमर जो है वो गेन करेगा. अ मैन वॉक ऑन अ टाइट रोप, ही बैलेंसेस हिमसेल्फ बाय होल्डिंग अ बैम्बू स्टिक हॉरिजॉन्टली. वो क्या कर रहा है, वो असल में जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क उसको इस्तेमाल करते हुए खुद को बैलेंस कर रहा है. इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी लाइज, सेंटर ऑफ द बॉडी जो है वो हमेशा जो है वो होता है लोएस्ट पोजीशन पर, जिस पर जो बॉडी जो है वो स्टेबल होती है. जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल बनाने के लिए आपको उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर लाना पड़ता है. जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पर होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल होगा. द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी लाइज इनसाइड द बॉडी, ये हमेशा बॉडी के अंदर होता है. नेक्स्ट हमारे पास है द सिलेंडर रेस्टिंग ऑन इट्स सर्कुलर बेस इज इन, एक सिलेंडर जो अपनी बेस पर रेस्ट में है वो किस किस्म की इक्विलिब्रियम में, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में. अगर आप उस सिलेंडर को थोड़ा सा मूव भी करवाएंगे वो वापस अपनी जगह पर चला जाएगा, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर ओवर r, ये इसका फॉर्मूला है mv स्क्वायर ओवर r, तो c इज द राइट आंसर. सो दैट्स इट फॉर द सेशन. होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा. किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.